नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं संतोष कटियार आज आपके लिए जीएस पॉलिटी टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यहां पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, 1 से लेकर 10 तक और फिर 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर संविधान से बनने वाले तमाम प्रश्नों को रखा गया है, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा लेखपाल को देखते हुए इन प्रश्नों की सीरीज तैयार की जा रही है। सो जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट सीरीज की। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत में आपातकालीन घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 354। ये टेस्ट सीरीज जो कि आपका मिक्सर है संविधान से संबंधित, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, अनुच्छेद 352 आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण से संबंधित है, जो कि आपातकालीन की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदय के पास आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति दी गई है, जो कि अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 352, 356 और 360। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352। आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। जी हाँ, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। हालांकि 1971 में ऐसी स्थिति बनी थी कि वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति थी, लेकिन हमारे भारत देश ने उस स्थिति को संभाला, सुधारा और वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार, वित्त आयोग, संविधान संशोधन, प्राथमिक शिक्षा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। मित्रों, अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। रिपीट कर रहा हूं, संविधान संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1951, 1950, 1949 और 1952।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। ये आपकी टेस्ट सीरीज भारतीय संविधान के तमाम अध्याय से संबंधित है। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए 1951 में हमारा पहला संशोधन किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 7वां, 44वां, 42वां, 24वां। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि किस संविधान संशोधन को, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन को आप मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। जो कब हुआ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, किस वर्ष किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी जैसा कि आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स 93वां, 118वां, 101वां, 121वां। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी 101। जी हाँ, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन में बिल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जैसा कि आप जानते हैं कि मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी, किंतु आज एक मतदाता की आयु 18 वर्ष है। वयस्क की परिभाषा भी है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो। आपको बताना है कि वह कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आपको मित्रों एक सवाल का जवाब और देना है कि 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, किस वर्ष किया गया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महायोग अर्थात महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, अनुच्छेद 61 इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कंडीशंस क्या क्या होंगी, कहां पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यह सभी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। सो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? आपको बताना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है। 3.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, वर्तमान समय में 5 लाख रुपया प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन सुनियोजित किया गया है, जो कि दिया जाता है भारत की संचित निधि से। मित्रों, ये थे हमारे टेस्ट सीरीज के 10 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन को और देखते हैं।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखपाल की वैकेंसी की घोषणा की जा चुकी है। सो ये टेस्ट सीरीज आप लोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें, जिससे कि आप एक सीट नियोजित कर सकें। आइए चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। जी हां, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। आपको अब कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में प्रत्येक स्टूडेंट जो इस समय हमारे चैनल को देख रहे हैं जवाब दें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जहां तक मैं याद कर रहा हूं कि आपको प्रस्तावना बताई जा चुकी है। न्याय, भ्रातृत्व, पूर्ण मताधिकार, स्थिति की समानता, इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी, पूर्ण मताधिकार। जी हां, पूर्ण मताधिकार जैसे शब्द का इस्तेमाल आपके प्रस्तावना में नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? डायरेक्ट, जहां पर वोटिंग की जाती है, लोकतंत्र है। रूस, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, स्विट्जरलैंड एक ऐसा प्रतीक है जहां पर डायरेक्ट लोकतंत्र को बताया गया है। और स्विट्जरलैंड के बारे में एक बात और मैं बता दूं, जनता के भी सहयोग से वहां पर संविधान संशोधन किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया था? जी हां, सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक गणराज्य के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव के रूप में लगातार वर्णित किया था धर्मनिरपेक्षता को। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हां, जैसा कि आप जानते हैं संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। आपको बताना है कि दिल और आत्मा किस को कहा गया है। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन बी, जहां पर मैं देख रहा हूं प्रत्येक स्टूडेंट का सही जवाब आया है अनुच्छेद 32। जी हां, अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताता है। यहां पे संविधान में मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति, नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहां से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी दें आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। एकल नागरिकता अर्थात भारत का व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अलग राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है। एग्जाम में आपसे यह पूछा भी गया है। अब एकल नागरिकता को हम कैसे समझेंगे, उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप भारत देश के नागरिक हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वहां की भी अगर आपको नागरिकता दी जाती है तो कहलाता है दोहरी नागरिकता, जो कि आपका अमेरिका जैसे देशों में चलता है। यहां पर आप भारत देश के नागरिक और उत्तर प्रदेश के निवासी कहलाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन डी, गोवा। जी हां, छठी अनुसूची का प्रावधान गोवा में लागू नहीं होता है। मित्रों अब आपको बताना है छठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। रिपीट कर रहा हूं, छठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसके साथ संबंधित है। 11वीं अनुसूची किसके साथ संबंधित है। बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विरोधी पक्षपात कानून, पंचायतों से संबंधित भूमि सुधार, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को 80 सदस्य, 140 सदस्य, 150 सदस्य, 160 सदस्य और 50 सदस्य। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 50 सदस्य। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, अविश्वास प्रस्ताव नई सरकार बनने के बाद एक बार लाया जाता है। आइए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ और हमारा अंतिम प्रश्न है, पंचायत राज भारत में अक्टूबर 1959 में पहली बार कहां लागू किया गया था। पंचायती राज या पंचायत राज 1959 में लागू किया गया था, लेकिन कब और कहां आपको बताना है। तारीख आपको बतानी है। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, राजस्थान। जी हां, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में शुरू किया गया था। तो मित्रों ये था हमारा टेस्ट सीरीज, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया, जहां पे हमने 10-10 प्रश्नों का संकलन किया है। कैसा लगा है आपको ये टेस्ट सीरीज, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और लॉकडाउन खुलने के बाद जहां तक उम्मीद की जा रही है, बम्पर वैकेंसियों की संभावना की जा रही है, तो आप लोग अपने घरों में, क्योंकि SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अब आपके घर में है, आपके मोबाइल में है, इसका लाभ उठाइए और लगातार हमसे जुड़े रहें। अभी तक के लिए इतना ही। मैं संतोष कटियार मिलता हूं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण।